नमस्कार। आर के नारायण की कहानियों का तो अपना ही एक अलग संसार है। बिल्कुल। और आज हम उनकी एक कहानी सद्भाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये कहानी मालगुडी डेज का हिस्सा है और हम देखेंगे कि इस आम सी रेल यात्रा में क्या कुछ छुपा है। सही कहा, ये सिर्फ एक सफर नहीं है। इसमें चतुराई है, इंसानी फितरत है और उस वक्त के समाज की एक झलक भी। तो चलिए कहानी में चलते हैं। जी। माहौल है मद्रास स्टेशन का। मद्रास बैंगलोर एक्सप्रेस छूटने ही वाली है। हाँ, और प्लेटफॉर्म पर वही भीड़, शोर, धक्का मुक्की। आप जानते हैं कैसा होता है, कुली फेरी वाले चिल्ला रहे हैं। और इसी सब हंगामे के बीच एंट्री होती है राजम अय्यर की। जी, हाथ में उनका बिस्तर बंद है और एक पीला सा संदूक। तेजी से बढ़ रहे हैं वो तीसरे दर्जे के डिब्बे की तरफ। हाँ, लेकिन डिब्बा देखते हैं तो अरे बाप रे, पूरा खचाखच भरा हुआ है। जगह बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अब राजा मैयर क्या करते हैं? क्या करते? वो खिड़की रेखते, सामान अंदर फेंकते हैं और फिर खुद भी उसी खिड़की से अंदर। कमाल है। ये दिखाता है कि उस टाइम ट्रेन में चढ़ना भी एक टास्क था। बिल्कुल। खैर, गाड़ी चल पड़ती है। थोड़ी देर में शायद अगले स्टेशन पर भीड़ कुछ कम होती है। हाँ, कहानी बताती है मंदकम स्टेशन पर भीड़ कम हो जाती है। जी, और राजा मैयर को बैठने की जगह मिल जाती है। उनके ठीक सामने एक और यात्री बैठा है। कैसा है वो? काफी दुबला पतला सा, गरीब दिखता है। उसने अपना कोट उतारा हुआ है, उसे लपेट कर तकिया बनाया और सिकुड़ कर सोने की कोशिश कर रहा है। और राजा मैयर उसे देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी दया की भावना से देख रहे हैं। फिर वो अपना चश्मा ठीक करते हैं और एक किताब निकालने लगते हैं। अच्छा, कौन सी किताब? तमिल में है, संधि के नियमों पर। असल में वो संध्या वंदन की किताब है। ओहो, संध्या वंदन, जो ब्राह्मण दिन में 3 बार करते हैं। जी, वही। ये उनके, आप कह सकते हैं, अनुशासित और पारंपरिक स्वभाव को दिखाता है। उनका ये शांत रूटीन चल रहा है। लेकिन तभी कटपड़ी स्टेशन आता है और एक नया यात्री डिब्बे में चढ़ता है। जी। और उसकी नजर पड़ती है उस सो रहे गरीब यात्री पर। और उसे चाहिए जगह। बिल्कुल। वो सीधे उस सोते हुए आदमी को परेशान करना शुरू कर देता है। कहता है, उठो। अरे क्यों? वो कहता है कि रेलवे का नियम है, सीट सिर्फ बैठने की जगह घेरने के लिए है, सोने के लिए नहीं। अच्छा, और फिर? पहले तो वो उसे जगाता है, फिर धमकाने लगता है, गाली गलौज पर आ जाता है। बात बढ़ रही है मतलब। हाँ, और ऐसा लगता है कि बस अब हाथ उठा ही देगा। और राजा मैयर वो क्या कर रहे वो हैं? पहले तो अपनी किताब में ही ध्यान लगाए रखने की कोशिश करते हैं। शायद सोच रहे हों कि छोड़ो, क्या पढ़ना। लेकिन जब बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है, तब उनसे रहा नहीं जाता। वो अपना चश्मा नाक पर थोड़ा नीचे खिसकाते हैं, उस नए यात्री को ध्यान से देखते हैं और पूछते हैं, आवाज में थोड़ी सख्ती लाके, ये सब क्या है? अच्छा, उन्होंने हस्तक्षेप किया आखिर। जी, और फिर कहते हैं, जरा धीरे बात करो। उस नए यात्री की क्या प्रतिक्रिया होती है? अब वो पहले तो थोड़ा ठिठकता है, लेकिन फिर पलटकर जवाब देता है, आप अपने काम से मतलब रखिए। ओह। और फिर शायद राजा मैयर के कपड़ों या अंदाज से वो पहचान जाता है कि वो ब्राह्मण है। और फिर वो मुद्दा ही बदल देता है। कहता है, आप मुझे ब्राह्मण लगते हैं। सुनिए, आप लोगों के दिन लद गए, अब आप हम पर वैसे हुक्म नहीं चला सकते। अरे, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एक गरीब आदमी को तंग करने से शुरू हुई थी। बिल्कुल। अब ये सीधा सामाजिक तनाव का रूप ले लेती है, ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण। ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे छोटी सी झड़प भी उस समय के समाज में जो अंदरूनी टेंशन्स थीं, उनको बाहर ले आती थीं। वो नया यात्री शायद सिर्फ जगह नहीं चाहता, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। लगता तो यही है। वो ताना मारता है, तो ब्राह्मण देवता, आपके दिन अब खत्म हो चुके हैं। राजा मैयर पूछते हैं कि भाई, मेरे ब्राह्मण होने का इस गरीब आदमी को तंग करने से क्या लेना देना। लेकिन वो यात्री कहाँ सुनने वाला है। वो अब पूरी तरह से पर्सनल अटैक पर उतर आता है। कैसे? वो कहता है कि मटन बकरे का मांस महंगा हो गया है। अच्छा, तो? वो कहता है, इसका कारण ये है कि ब्राह्मणों ने छुप छुप कर मांस खाना शुरू कर दिया है और वो ज्यादा कीमत देते हैं, इसलिए भाव बढ़ गए हैं। क्या बकवास है। मतलब कोई तुक है इस बात का? कोई तुक नहीं। ये सिर्फ राजा मैयर को उकसाने के लिए है। वो और आगे बढ़ता है। और क्या कहता है? वो अपनी तरफ से कहानी गढ़ता है कि उसने खुद जनेऊ पहने ब्राह्मणों को तौलिए में मछली छुपा कर ले जाते देखा है। मछली तौलिए में? हाँ, और जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये केला है। फिर वो मजाक उड़ाता है कि केले में भी जान होती है क्या? ये तो सीधा सीधा अपमान है। बिल्कुल। राजा मैयर पहले तो चुप रहने की कोशिश करते हैं। शायद वो कहावत याद कर रहे हैं कि कीचड़ में पत्थर मत फेंको। समझदारी की बात है। पर वो यात्री चुप होता ही नहीं। वो बोलता जाता है कि पहले मीट 5 आने पाउंड था, अब 12 आने हैं, सब ब्राह्मणों की वजह से। हद है। और फिर वो सीधे राजा मैयर से ही पूछ बैठता है, क्या?
आपने आज सवेरे क्या खाया था? अरे, इससे उसे क्या मतलब? राजा मैयर भी यही पूछते हैं कि तुम क्यों जानना चाहते हो? वो यात्री दूसरों से कहता है, देखो जी, मैं पूछ नहीं सकता क्या? फिर राजा मैयर क्या जवाब देते हैं? वो शांति से बताते हैं, चावल, घी, दही, बैगन का सूप, सेम की सब्जी। ठीक है, शाकाहारी भोजन। पर वो यात्री कहाँ मानता है? वो कहता है, बस यही और कुछ नहीं। फिर कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीजें छूट गई हैं। क्या मतलब? वो दावा करता है कि उसने खुद राजा मैयर को या उनके किसी हमशक्ल को केला जल केला मतलब मछली ले जाते देखा था। ये तो अति हो गई। और फिर वो अपनी बीवी के बनाए मछली के सूप की तारीफ करता है और कहता है कि राजा मैयर अपनी पत्नी को उसकी बीवी से सीखने भेजें। कहता है, सैकड़ों ब्राह्मण उसके घर सूप पीने आते हैं। अब तो राजा मैयर का गुस्सा भड़क गया होगा। बिल्कुल। अब उनका सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम सड़े हुए कोड़ी हो। ओहो। बस अब वो दूसरा यात्री भी भड़क जाता है। क्या कहा? किसे कोड़ी कहा? राजा मैयर दोहराते हैं, तुम्हें कहा सड़ा गला कोढ़ी। अब तो बात बिगड़ गई। गाली गलौज शुरू हो जाती है। गालियां भी दी होंगी। हाँ, दोनों तरफ से। जूतों से मारने की धमकी, लातों से मारने की धमकी। राजा मैयर उसे जानवर कहते हैं, पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं। वो दूसरा यात्री क्या कहता है? वो कहता है वो पुलिस को जानता है। राजा मैयर कहते हैं, हाँ, तुम पुलिस के चक्कर में पड़ते रहोगे और आगे भी पड़ोगे, सड़क के कुत्ते की तरह मरोगे। माहौल बहुत गर्म हो गया है। बहुत ज्यादा। फिर दोनों उठकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार। यहीं पर राजा मैयर को कुछ एहसास होता है ना? जी, उन्हें अपनी शारीरिक बनावट का एहसास होता है। वो आदमी उनसे करीब 9 इंच लंबा है, हट्टा कट्टा। और राजा मैयर? वो कद में छोटे हैं, थोड़े मोटे, ढीली ढाली धोती और कोट पहने हुए। सामने वाला खाकी सूट में है, भले ही मैला है, पर लड़ाई के लिहाज से। हाँ, शारीरिक लड़ाई में राजा मैयर का पल्ला भारी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और एक और बात जो कहानी बताती है, क्या? डिब्बे के बाकी यात्री वो सब चुपचाप ये तमाशा देखने हैं। कोई बीच बचाव नहीं कर रहा? कोई नहीं, सब बस देख रहे हैं। ये भी अजीब है ना? शायद डर या बस मुफ्त का ड्रामा देखने की आदत हो सकता है। खैर, तो अब क्या होता है? लड़ाई होती है। वो यात्री ताना मारता है, क्यों? अब मुंह क्यों बंद हो गया? कहा था ना लातों से पीटोगे। राजा मैयर क्या कहते हैं? वो दबते नहीं, कहते हैं, हाँ कहा था। लेकिन लड़ाई में तो वो शायद हार जाते। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। राजा मैयर को समझ आ जाता है कि सीधी लड़ाई ठीक नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो रणनीति बदलते हैं। वो भी अपना कोट उतारते हैं, आस्तीनें ऊपर करते हैं, हाथ मलते हैं, जैसे लड़ने को तैयार हों। अच्छा, फिर? और फिर अचानक एकदम रौब से हुक्म देते हैं, चुपचाप वहीं खड़े हो जाओ। सामने वाला चौंक गया होगा। हाँ, वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर राजा मैयर अपना दाहिना हाथ घुमाते हैं, जैसे जोर का थप्पड़ मारने वाले हों। मारते हैं? नहीं, गाल के पास आकर हाथ रोक लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं, तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। कैसा मौका? यात्री भी यही पूछता है। राजा मैयर बड़े रहस्यमयी ढंग से कहते हैं, बस वहीं खड़े रहो, 1 सेकंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं से राजा मैयर का दिमागी खेल शुरू होता है। वो दावा करते हैं कि वो उसके दाहिने गाल पर एक ऐसी चप्पत लगाएंगे और बायां कान ऐसे खींचेंगे, हाँ, कि उसका मुंह मतलब होठ खिसक कर नाक के नीचे से हटकर बाएं कान के पास चला जाएगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? और वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा के लिए हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। इसमें श्री राम कहने से भी कम टाइम लगेगा। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। बिल्कुल। और वो इसे कहते हैं जुजुत्सु की एक सीधी चाल। जुजुत्सु? जापानी मार्शल आर्ट? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जुजुत्सु की बात कर रहे हैं? यही तो मजेदार बात है। शायद नारायण या थोड़ा हास्य डाल रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि राजम अय्यर कितने चतुर हैं, मौके पर कहानी गढ़ लेते हैं। ये शारीरिक नहीं, दिमागी जुजुत्सु है। हाँ, ये तो साइकोलॉजिकल वॉर है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये चाल दक्षिण भारत में सिर्फ 6 लोग जानते हैं। यात्री को यकीन हुआ होगा। वो अविश्वास में है, लेकिन राजा मैयर रुके नहीं। वो उस काल्पनिक हालत का भयानक नजारा खींचते हैं। कैसे? कहते हैं, सोचो, तुम्हारा मुंह कान के पास लगा होगा, कैसे लगोगे? कहते हैं, जब जालरपेट स्टेशन आएगा तो तुम्हें देखने के लिए भीड़ लग जाएगी। अरे बाप रे। उसकी बीवी बच्चों की बात करते हैं। पूछते हैं, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो कहता है, 4। राजा मैयर कहते हैं, बच्चे पहचान भी नहीं पाएंगे अपने पापा को। ये तो डर पैदा करने का बहुत कारगर तरीका है। और वो आगे कहते हैं, खाना कैसे खाओगे? बाएं कान के नीचे से। पानी पीने के लिए बीवी की मदद लेनी पड़ेगी। उस यात्री की क्या हालत हुई होगी? वो बेचारा घबरा जाता है। उसकी सारी हेकड़ी गायब। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरता है, शायद कल्पना कर रहा है। वो डॉक्टर के इलाज के बारे में सोचता है। हाँ,
लेकिन राजा मैयर कहते हैं कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, यूरोप के डॉक्टर भी नहीं। अगर कोई कर दे तो मैं 1000 रुपए दूंगा। अब तो वो पूरी तरह डर गया होगा। जी, वो सिर झुकाकर सोचने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और तभी राजा मैयर आखिरी दाव चलते हैं। हाँ, वो जोर से चिल्लाते हैं, तो तैयार हो जाओ, दाहिने गाल पर एक तमाचा, कान खींचूंगा, मुंह। और फिर बस इतना सुनना था कि वो यात्री बुरी तरह घबरा जाता है। वो एकदम से खिड़की की तरफ भागता है, बाहर देखता है, स्टेशन आ रहा है। कौन सा स्टेशन? जालारपेट। गाड़ी रुकती है और वो आदमी अपना थैला पकड़कर डिब्बे से कूदता है और बेतहाशा भागता है। भाग जाता है? हाँ, इतनी तेजी से कि नारियल वाले, खिलौने वाले सबसे टकराते टकराते बचता है। और राजा मैयर? वो खिड़की से आवाज लगाते हैं, अरे सुनो, वापस आओगे क्या? सीट रखें तुम्हारे लिए। उसने क्या जवाब दिया? वो भागते भागते चिल्लाता है, नहीं, मेरा टिकट जालारपेट तक का ही था, और पहले से भी ज्यादा तेजी से भाग जाता है। मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसका टिकट आगे का होगा। जाहिर सी बात है, वो राजा मैयर के जुजुत्सु से डरकर भाग गया। तो इस तरह बिना हाथ पैर चलाए, सिर्फ दिमाग से, हाँ, बुद्धि से, चतुराई से राजा मैयर ने उस गुंडे जैसे आदमी को भगा दिया और उस गरीब यात्री की भी मदद की। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, वो गरीब यात्री अब भी थोड़ा सहमा हुआ सिकड़ा बैठा है। राजा मैयर उससे क्या कहते हैं? वो चश्मा उतारते हैं और कहते हैं, अब आराम से लेट जाओ। और वो लेट जाता है। हाँ, वो अपने पैर सीधे करता है। फिर राजा मैयर उससे पूछते हैं, तुमने सुना उसने क्या कहा? कि उसका टिकट जालारपेट तक ही था। और फिर राजा मैयर एक और छोटा सा झूठ बोलते हैं। क्या? वो कहते हैं, अरे वो तो चौथी डिब्बे में जाके बैठ गया है, मैंने खुद उसे घुसते देखा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? शायद उस गरीब यात्री को पूरी तरह से निश्चिंत करने के लिए, ताकि वो आराम से सो सके। अच्छा, और उस गरीब यात्री ने मान लिया? हाँ, उसने मान लिया। लेकिन डिब्बे के जो बाकी यात्री थे जिन्होंने ये पूरा ड्रामा देखा था, वो थोड़े शक की नजर से राजा मैयर को देख रहे थे। वो समझ गए होंगे कि ये जुजुत्सु वगैरह सब मनगढ़ंत था। बिल्कुल, वो समझ गए थे कि ये राजा मैयर की चतुराई थी। ये भी कहानी का एक दिलचस्प पहलू है। राजा मैयर नायक हैं, पर उन्होंने सच का नहीं, झूठ और डर का सहारा लिया। हाँ, ये नैतिकता वाला सवाल तो उठता है। तो इस कहानी से मतलब मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, एक तो साफ है कि अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत यहाँ सही साबित हुई। दिमागी ताकत शारीरिक बल पर भारी पड़ी। सही बात है। और दूसरा, ये उस समय के समाज के तनाव को दिखाती है। कैसे एक मामूली सी बात जातिगत ताने उलाहनों और हमलों तक पहुंच सकती थी। और तीसरा, इंसान का स्वभाव कितना जटिल होता है। राजा मैयर दयालु हैं, पारंपरिक हैं, धार्मिक हैं, पर जरूरत पड़ने पर चालाक भी बन जाते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। वो स्थिति को संभालने के लिए नियमों से परे जाने में हिचकते नहीं। जी, और यही आर.के. नारायण की खूबी है। वो आम किरदारों और घटनाओं से जिंदगी की गहरी बातें कह जाते हैं, वो भी बड़े सहज हल्के फुल्के अंदाज में। उनकी कहानियों में एक ह्यूमर होता है, एक व्यंग होता है। कहानी का नाम सद्भाव भी शायद इसी विडंबना पर है कि सद्भाव बनाने के लिए कभी-कभी झूठ का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल ये भी है कि क्या राजा मैयर का तरीका ही एकमात्र रास्ता था? क्या वो सही था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या होता अगर वो यात्री डरने के बजाय सच में हमला कर देता? बिल्कुल, चतुराई हमेशा काम करे जरूरी नहीं, इसमें रिस्क भी था। पर कहानी ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। तो ये थी आर.के. नारायण की कहानी सद्भाव पर हमारी ये बातचीत। उम्मीद है सुनने वालों को इसमें मजा आया होगा। जी, उम्मीद तो यही है। इस कहानी को और हमारी इस चर्चा को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी और उसकी अनकही परतों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।